हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 9 का जीव विज्ञान लेकर आए हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कोशिका की संरचना पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, ठीक, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक, कोशिका की संरचना। तो हमने बताया जो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। और जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ डिफरेंस होते हैं जिसे हम पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आज हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना हमने बताया था कि कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है, या हम कोशिका को अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका, थोड़ा साफ साफ लिखिए ना, कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक, सेकेंड होता है जीवद्रव्य, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तीसरा होता है रिक्तिका, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। तो इसके बारे में हमने भी पीछे वीडियो में बता दिए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हम जिसे हम पढ़ेंगे सेल वॉल को। हमारा टॉपिक क्या है? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। तो देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है यह एक निर्जीव परत होती है। ठीक है, क्या होती है? एक निर्जीव परत होती है जो कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है, या हम कह सकते हैं कोशिका कला के चारों ओर घेरे रहती है। तो ये जो होती है, इसका जो निर्माण होता है, जो कोशिका, इसे मान लीजिए ये कोशिका है। ठीक, इसमें 2 भाग होते हैं जीवद्रव्य के। ये साइटोप्लाज्म है और ये केंद्रक है। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, या हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, और इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, यानी केंद्रक। बहुत जल्दी होती है, केंद्रक है। ठीक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो ये इसमें जो तरल जैसी संरचना होती है, और तरल और जलीय संरचना होती है, जिसे हम जीवद्रव्य कहते हैं। तो ये जो होता है कि इससे कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं। स्रावित क्या होते हैं? बाहर जाते हैं। जब पदार्थ स्रावित होकर बाहर जाते हैं तो बाहर की तरफ एक परत बना लेते हैं। ये सूख जाते हैं, जब बाहर की तरफ जाते हैं क्या होते हैं? एक सूख जाते हैं, सूख कर एक परत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? परत बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है, हमने कहा निर्जीव पदार्थों से होता है। कैसे पदार्थ से होता है? निर्जीव पदार्थों से होता है, और यह कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है। और इस ये जो पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है? एक जटिल पदार्थ होता है। सेलुलोज क्या होता है? एक जटिल पदार्थ होता है जो पौधों को, जटिल पदार्थ क्या करता है? ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यानी क्या करता है? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। अगर मान लीजिए जब किसी पदार्थ में परासरण द्वारा, मान लीजिए इस कोशिका में क्या हो जाए? परासरण द्वारा जल बाहर निकल जाए, जल क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, तो इस कंडीशन क्या होता है? इसमें संकुचन होने लगता है, जल की हानि होती है। क्योंकि यहाँ से जब परासरण द्वारा जल बाहर निकलेगा तो इसके अंदर से जल का क्या होगा? हानि होगी। तो इसमें एक प्रकार की संकुचन होगा। एक प्रकार क्या होगा? इसमें संकुचन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं। जीवद्रव्य संकुचन। ठीक, क्या कहते हैं हम इसे? जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिका हम देखते हैं जगह जगह, कोशिका भित्ति में देखे हम क्या होता है? जगह जगह क्या होता है?
छिद्र पाए जाते हैं, जगह जगह क्या पाए जाते हैं, इसमें छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों की सहायता से, इन छिद्रों की सहायता से क्या होता है कि कई एक दूसरे कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, कई कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती है, इस छिद्रों के द्वारा ये कई कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी थी। इन छिद्रों को हम कहते हैं जीवद्रव्य तंतुक कहते हैं, जीवद्रव्य तंतुक कहते हैं। ठीक, तो ये जो क्या करता है, इन छिद्रों के द्वारा पदार्थों का आवागमन भी होता है, जो खाद्य पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। तो ये हो गई कोशिका की। देखिए जो कोशिका भित्ति होती है निम्न परतों से मिलकर बनी होती है। किन परतों से मिलकर बनी होती है, निम्नलिखित परतों से मिलकर बनी होती है। इसे हम बताते बच्चों बस सही। तो कोशिका भित्ति निम्न परतों से मिलकर बनी थी, जैसे हम कह सकते हैं मध्य, पहला है मध्य पटलिका, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं मिडिल लैमिना, लैमिना, ठीक। दूसरा जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक। तीसरी जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक। और फोर्थ होता है जिसे हम तृतीयक कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे बोलते हैं टर्शियरी सेल वॉल, ठीक। तो ये कोशिका भित्ति की क्या होती है, कुछ परतें होती है, जो लेयर होती हैं, जो कोशिका भित्ति से मिलकर सभी मिलकर एक कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं मध्य पटलिका, तो जो मध्य पटलिका होता है यह, जैसे मान लीजिए कोशिका भित्ति जो होती है ये लेयर जो बीच में दूसरे से जुड़ी होती है, इसे हम क्या कहते हैं मध्य लेयर, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, ठीक। बीच वाली जो मोटी होती है इसे हम क्या कहते हैं मध्य पटलिका। तो मध्य पटलिका का क्या काम है कि यह मुख्य रूप से एक को यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति को दोनों को जोड़कर रखने में सहायक होती है। क्या काम करती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। इसका निर्माण जो मुख्यतः होता है कैल्शियम व मैग्नीशियम से होता है। किससे होता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम से होता है। इसका निर्माण किससे होता है, इसका ये जो मुख्यतः किससे बनी होती है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। इसके बाद जो सेकेंड होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, यानी इसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। इसकी जो मोटाई लगभग 1 से 3 मिलियन होता है। कितना होता है, 1 से 3 मिलियन होता है। यह कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। किसकी बाहरी परत होती है, कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। यह मुख्यतः सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन की, सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है। तीसरी जो होती है द्वितीय कोशिका भित्ति, जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है यह मुख्यतः कई परतों से मिलकर बनी थी। इसका जो निर्माण होता है यह जो होती है कई परतों से मिलकर बनी होती है। इसे हम सेकेंडरी कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है। सेलुलोज व लिग्निन किसकी बनी है, लिग्निन। और लिग्निन क्या करता है, यह कोशिका भित्ति को दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, कोशिका भित्ति को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी इसको संरचना को मजबूती प्रदान करता है लिग्निन, ठीक। और तृतीय कोशिका भित्ति यह कुछ ही पादपों में पाई जाती है।
तो यह हो गई कोशिका वृत्त की संरचना व कार्य हुए। और इसके बाद की हमारी टॉपिक अब है जीवद्रव्य। हमारा टॉपिक क्या है दूसरा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में ही क्या को हम क्या कहते हैं? यह जीवन का भौतिक आधार होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे कोशिका जो कोशिका होती है, कोशिका में अर्धतरल पदार्थ उपस्थित होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? अर्धतरल पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य। और तरल पदार्थ जैनुनुमा भरे होते हैं। कोशिका में और तरल पदार्थ व जैनुनुमा संरचना होती पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका वृत्त में अर्धतरल पदार्थ व जैनुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचना? जैनुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। तो जीवद्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा था? जीवद्रव्य को सर्वप्रथम सन 1772 ईस्वी में। कब ईस्वी में? 72 ईस्वी में। और कोसा खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। और इस कोसा खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। हम पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिए हैं। तो सर्वप्रथम 1672 ईस्वी में कार्टी नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसे देखा। क्या किया? देखा। ठीक। तो किसने देखा? कार्टी नामक वैज्ञानिक ने देखा। कब देखा? 1772 ईस्वी में देखा। इसके बाद क्या हुआ कि एक और वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था डुजार्डिन। ठीक। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कोशिका जीवद्रव्य की खोज की। खोज किसको जाता है? डुजार्डिन को। इसने खोज की। किसकी खोज की? जीवद्रव्य की। मतलब इसको खोजा, देखा। देखने का काम तो कार्टी ने किया, खोजने का डुजार्डिन ने किया, जिसे क्या नाम दिया? इसे सारकोड नाम दिया था। क्या नाम दिया था इसे? सारकोड। ठीक। डुजार्डिन ने क्या नाम दिया इसे? कोशिका प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम दिया। ठीक। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे हमारे बड़े फेमस, जिन्हें हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका नाम है पुरकिंजे। ठीक। जीव वैज्ञानिक पुरकिंजे, जिन्होंने सन 1840 ईस्वी में इसे जीवद्रव्य नाम दिया। क्या नाम दिया? जीवद्रव्य नाम दिया, यानी कि प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक। किसने नाम दिया? पुरकिंजे ने दिया। ठीक। कब दिए? सन 1840 ईस्वी में। तो ये हो गई इसकी हिस्ट्री, यानी इसकी इतिहास। अब हम देखते हैं एक और वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जूलियस हक्सले। क्या नाम था बच्चों? जूलियस हक्सले। इन्होंने कहा था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। क्या कहा था इन्होंने? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक यानी फिजिकल बेस, आधार होता है। किसने नाम दिया था? ये किसने का बात कही थी? जूलियस हक्सले ने। क्या कहा था? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। तो हम इसे इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म is the physical basis of life. ठीक। तो जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। क्यों कहा था इन्होंने? क्योंकि सभी जो क्रियाएं हमारे अंदर होती है, यह सब क्रिया किसमें पूर्ण होती है? जीवद्रव्य में पूर्ण होती है। किसमें पूर्ण होती है? जीवद्रव्य में पूर्ण होती है। तो ये बच्चों आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। हम आगे बढ़ रहे हैं। तो
हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे थे कि जीवद्रव्य में जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं कहाँ पूर्ण होती हैं, जीवद्रव्य में होती हैं। तो जैसे हम इसमें एक बात, इसके अंदर होने वाली क्रिया यानी जीव द्रव्य के अंदर होने वाली क्रिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, गति की, यानी कि मोमेंट की, ठीक, गति की, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करना, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे जीवद्रव्य के अंदर जो पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं जो, और जो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कण होते हैं, इनमें गति होती है। और कौन सी गति होती है, ब्राउनियन गति होती है। कौन सी गति होती है बच्चों, ब्राउनियन गति होती रहती है। यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो तरल पदार्थ के अंदर जो हमारे जो माइक्रो जो अंग पाए जाते, कोशिकांग जो होते हैं, यानी जो पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें एक गति होती है जिसे हम कौन सी गति कहते हैं, ब्राउनियन गति होती रहती है लगातार। इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या कार्य करता है कोशिका जीवद्रव्य, उत्सर्जन, उत्सर्जन, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक। उत्सर्जन को आप लोग सभी भली बात जानते हैं कि हानिकारक पदार्थों या शरीर के अंदर उपापचय प्रक्रिया के दौरान बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो जब हमारे कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य में क्रियाएं होती है, जैसे उपापचय क्रिया की हम बात करें, तो उपापचय क्रिया जब होती है तो उसके दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जैसे हम प्रोटीन की बात करते हैं जब, तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन की जब बात करते हैं तो प्रोटीन की जो उपापचय क्रिया होती है तो इसके दौरान क्या होते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हम बात करते हैं अमोनिया बनता है, ठीक, क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो ये क्या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और भी हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इसी प्रकार बहुत से अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिसे हमारे शरीर बाहर निकालती रहती है, जीवद्रव्य में बाहर निकालती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, यानी एक्सक्रीशन कहते हैं, एक्सक्रीशन। तीसरा क्या काम करता है हमारे जीवद्रव्य, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वृद्धि एवं जनन, वृद्धि एवं जनन, यानी ग्रोथ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ मतलब वृद्धि, रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, जिसे हम जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जनन कहते हैं। तो वृद्धि एवं जनन, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है कि हमारे जैसे जीवद्रव्य होती है, इनमें क्या होता है, उपापचय दर बढ़ जाता है। जब उपापचय दर बढ़ जाता है तो जो पदार्थों का बनना जो होता है तेज हो जाता है, पदार्थ क्या होते हैं, तेजी से बनने लगते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि सभी पदार्थ क्या होते हैं कि दोगुने हो जाते हैं। जो पदार्थ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, दोगुने होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, अंतर्द्रव्यी जालिका, माइक्रोट्यूब्यूल और क्या होते हैं, इस तरह से कई प्रकार के अंगक होते हैं, जैसे हरित लवक, ये सब क्या हो जाते हैं, दोगुने हो जाते हैं। जब दोगुने हो जाते हैं तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजित हो जाती है, यानी एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन को अंग्रेजी में हम सेल डिवीजन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। यानी कोशिका विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका से दो नई कोशिका का निर्माण होना, हम क्या कहते हैं, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इस तरह जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है, कोशिका की संख्याओं में। एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार कोशिका, चार से आठ कोशिका, 8 से 16 कोशिका, 16 से 32 कोशिका, 32 से 64 बनेगी, 64 से 128 बनेगी, 128 से 256 बनेगी, 256 से 512 बनेगी, 512 से 1024 बनेगी, 1024 से
2048 बनेगी। इस तरह कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन होता है। जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो कहीं कहीं हमारे शरीर में भी वृद्धि होगी। इस तरह क्या होता है, हमें वृद्धि होती है। दूसरी चीज कह रहा है रिप्रोडक्शन एंड जनन की बात हो रही है। तो जनन क्या होता है, इस कोशिका में जो न्यूक्लियस होते हैं इनमें भी विभाजन क्रिया होती है। विभाजन क्रिया के दौरान युग्मनज का क्रोमोजोम बनते हैं। क्रोमोजोम यानी युग्मक यानी शुक्राणु युग्मक, मादा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। यानी मेल से मादा मतलब स्त्री में मादा युग्मक और पुरुष में नर युग्मक का निर्माण होता है। इस तरह से जनन होता है। तो ये जो संलयन क्रिया करते हैं यानी जायगोट का निर्माण करते हैं और जायगोट के निर्माण करके एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न कराना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक, अगला का हमारा इसमें है और क्या काम करता है, उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता इसे कहते हैं इरिटेशन, कुछ और कहते हैं केविलिटी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं, उत्तेजनशीलता। तो हमारे शरीर में कोशिकीय द्रव्य में एक इम्पॉर्टेंट कार्य होता है। जैसे ये बदलते वातावरण के उत्तेजनों को ग्रहण करके वो हमें अनुभव कराता है। जैसे गर्मी का अनुभव, ठंडी का अनुभव और क्षार का अनुभव, जलने का अनुभव, ठीक है, ठंडे का अनुभव। यह क्रिया अनुभव कौन कराता है, जीवद्रव्य में उपस्थित पदार्थ। तो इसमें क्या होता है कि बाहरी उत्तेजन जैसे क्या होता है कि हमारे जो उत्तेजन होता है, उत्तेजन क्रिया करते हैं, हम अपने आप को उसके अनुसार ढालते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अनुकूलन। इसे हम कहते हैं एडाप्टेशन। ठीक, अनुकूलन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम बदलते हुए अगर वातावरण में अपने आप को नहीं ढालते हैं, तो जब हम नहीं ढाल पाएंगे अपने वातावरण को, हम क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। जो जीव अपने आप को बदलते वातावरण में नहीं ढाल पाता है तो वो नष्ट हो जाता है, और वे जीव जो अपने आप को बदलते वातावरण में ढाल लेते हैं वो क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलता कहते हैं, यानी एडाप्टेशन। वातावरण को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, एडाप्टेशन। यानी प्रत्येक जीवधारी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, जीवधारी परिस्थितियों के अनुसार यानी अपने आप क्या करता है, अनुकूल कर लेता है। उसे हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। तो ये रहा बच्चों जीवद्रव्य के में होने वाले कार्य की इस क्रियाएं जो हमने बताया, जो ये सब जीवद्रव्य के अंदर निहित होती है। अब क्या होता है कि जीवद्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। जीवद्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जीवद्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक। कोशिका द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये दो पार्ट होते हैं जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। इतने के लिए देखने के लिए आपको धन्यवाद। हम फिर भी आने वाले 1-2 दिन में फिर नई वीडियो बनाएंगे जो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम कोशिका द्रव्य के बारे में एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। इसके बाद केंद्रक के बारे में हम बताएं केंद्रक क्या होता है। ठीक, तो इसके बारे में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।